तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट देखा था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज़ की, जैसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, रिंग, सोलिनॉइड, उसका देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया है, उससे हमें फ्लक्स फाई मिलता है, दैट इज़ बी ए कॉस थीटा। तो उस बी ए कॉस थीटा में ये बात ध्यान रहे जो मैंने फिर बताया भी था, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग के प्लेन ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया है, मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है, ये बी है, और ये प्लेन के साथ ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा। इसका रेडियस मान लीजिए आपके पास कुछ आर है, इस लूप का, ये लूप है, तो हम क्या लिखेंगे, बी ए कॉस 30 लिखेंगे? नहीं, हमारे पास मैंने बताया हुआ है कि इसका जो एरिया होगा, ये प्लेन है इस लूप का, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, वो ऑलवेज इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा कौन सा एंगल होता है, थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। दिया हमें ये एंगल है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा एंगल, ये, तो इस बात का ध्यान रहे, थीटा हमारा हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। ये जो गिवन थीटा है वो हम नहीं लेंगे, हमें लेना होगा थीटा वन होगा 60, क्योंकि ये तो पूरा 90 है। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये 30 गिवन था, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो फ्लक्स कितना आएगा, बी ए कॉस 60, दैट इज़ बी ए बाई 2, और इसको हम बोल सकते हैं बी बाई 2, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा इस लूप से एसोसिएटेड। तो ये हमने फ्लक्स के बारे में देखा। अब अगर हमें फ्लक्स के बारे में पता है तो हम बहुत ही बड़ा लॉ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे का लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये देख सकते हैं। अगर हमें अब फ्लक्स के बारे में आइडिया है तो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ से उसको उसने एक लॉ दिया, दैट इज़ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही हमारा बेसिक लॉ है जिससे कि आज करंट, इलेक्ट्रिसिटी और सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ये बेसिक लॉ है। तो फैराडे लॉ, अगर आप ये लॉ को समझ जाएंगे तो आपको ट्रांसफार्मर समझ में आ जाएगा या फिर आपको जनरेटर समझ में आ जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेटमेंट का पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो वो क्या था, अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, the rate of change of flux, कौन सा फ्लक्स, वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स with respect to time is equal to induced EMF in the loop. According to Faraday law of electromagnetic induction, the rate of change of flux with respect to time is equal to induced EMF in the loop. अब इसको समझते हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया था उसने, मतलब उसका कहना था कि किसी भी लूप में, कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है, अगर उसमें हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, कोई कंडक्टिंग लूप है, उसमें अगर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है या फिर फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स का आइडिया अब आपको पता है। तो फ्लक्स बढ़ रहे हैं मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही हैं या कम पास हो रही हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, या किस एरिया चेंज हो रहा है तो उसके वजह से एरिया बढ़ता जा रहा है जैसे लूप का, तो फ्लक्स पहले कम पास हो रहा था अब ज़्यादा पास होने लगा। एनी हाउ, अगर उस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है, इफ़ देयर इज ए चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज लूप,
देन देयर इज ए इंड्यूस ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्या है? ईएमएफ क्या है? आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पढ़ा है, बैटरी का ईएमएफ पढ़ा है। यहाँ पर ये होता था आपके पास आइडियल बैटरी के लिए ये ई होता था, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? वी। तो आइडियल बैटरी के लिए वी किसके बराबर होता था? ई के। और नॉन आइडियल बैटरी के लिए ऐसा था, ये ईएमएफ था और ये ए था, ये बी था, ठीक। तो नॉन आइडियल बैटरी के लिए ये वी ए बी कितना होता था? करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये सब बताया गया है आपको, ई माइनस आई आर। ये नॉन आइडियल के लिए था, नॉन आइडियल। तो ये जो ई था ईएमएफ, ये क्या होता था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कैथोड से एनोड प्लेट के लिए कैटायंस और एनायंस, बैटरी के अंदर जो कैथोड प्लेट है और एनोड प्लेट है उसमें कैटायंस और एनायंस को मूव करने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, दैट इज आवर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इसी को कहते हैं, दैट इज ये ईएमएफ है। और अगर आइडियल बैटरी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी सेम एज ईएमएफ, और यहाँ पर ई माइनस आई आर। तो ये वही ईएमएफ के बारे में बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई लूप है, उसमें अगर कोई फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो उस लूप में क्या आ जाएगा? उस लूप में एक ईएमएफ आ जाएगा। मतलब आप ई वैल्यू की, ईएमएफ ई वैल्यू की उसमें एक बैटरी लगा सकते हो, इसका ये मतलब है। तो ये फैराडे ने कैसे ऑब्जर्व किया? इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? देखिए, फैराडे ने बोला कि अगर कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो, तो फ्लक्स का फॉर्मूला सबको पता है, वो है बी ए कॉस थीटा। आइदर आपके पास बी चेंज हो जाए तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक लूप है, ये लूप है। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता देता हूँ। ई इंड्यूस इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका होगा डी फाई बाई डी टी। ये ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, या फिर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, या डी फाई बाई डी टी। आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस के लिए डी एक्स अपॉन डी टी लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ। और ये केवल इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, उसकी डायरेक्शन जो है हम आगे देखेंगे। तो डी फाई बाई डी टी हमारा होगा, ये हमारा जो स्टेटमेंट है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फैराडे का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर इंड्यूस ईएमएफ। तो जैसे मान लीजिए अब हमारे पास ये एक लूप है, ये लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड का को मैं ऐसे क्रॉस से दिखा रहा हूँ। क्रॉस का मतलब याद आ रहा होगा क्या बताया था, कि इस लूप के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो इसका डायरेक्शन क्रॉस बनाया है, मतलब इस प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वैल्यू दी जा रही है बी इक्वल टू 2t², where t is टाइम। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लूप है जिसका एरिया, ये रेडियस r है इस लूप का, ये लूप है, कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टिंग लूप होना चाहिए, नहीं तो उसमें ईएमएफ आएगा तो करंट नहीं आ पाएगा। तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी इसमें दिया हुआ है। तो इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, ये देखिए टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो हर इंस्टेंट पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स की वैल्यू देखिए लिखते हैं यहाँ पे, फ्लक्स क्या होगा बताइए। यहाँ पर मैग्नेटिक लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमारी क्या है? इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या है? इनवर्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इनवर्ड है तो लूप के लिए मैंने क्या बताया, लूप के लिए जो एरिया होगा वो कैसा होगा? आपका एरिया हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा? पाई, दैट इज 180। तो क्या लिखेंगे हम? बी ए कॉस पाई, दैट इज माइनस बी ए, ये फ्लक्स हो जाएगा। अब आपके पास ये जो फ्लक्स आया है उसमें देखिए बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 2t²। तो हम लिख सकते हैं 2t² इंटू एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई r²। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा?
माइनस 2πr² इंटू टी स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है, ये फ्लक्स टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये भी तो वेरी कर रहा है। तो जब फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो अभी फैराडे ने क्या बताया था कि अगर फ्लक्स हमारा टाइम के साथ वेरी करेगा तो देयर इज ए इंड्यूस ईएमएफ, मतलब यहाँ पे इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इस लूप में, और इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर क्लोज लूप है तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्लोज लूप नहीं है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। बिकॉज फॉर ईएमएफ अगर या पोटेंशियल डिफरेंस हो, बट इफ देर इज नॉट ए क्लोज लूप, कोई क्लोज लूप प्रोवाइड ना हो रहा हो, कोई क्लोज पाथ प्रोवाइड ना हो रहा हो, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ईएमएफ रहेगा। तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, अगर ई की केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, मॉड अगर इसका चाहिए तो हम लिखेंगे d∅/dt। ये ई इंड्यूस हम लिखेंगे मॉड इसका, कायदे से ये ई इंड्यूस होता है माइनस d∅/dt। अब वो माइनस साइन कौन बताता है वो आगे की कहानी है, इसलिए हम यहाँ पे केवल अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा, इसका पहले ई निकाल लीजिए फिर मॉड ले लीजिएगा, d∅/dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना आता है, d/dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, n x की पावर n-1। तो वही यूज़ करिए, ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2πr² बाहर हो गया, d/dt ऑफ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2-1 और 2 क्या आ जाएगा, -4π, ये 2 और 2 4πr², ये ई होगा। तो विथ साइन अगर हमें है, ये मॉड इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा 4πr²। इसका मतलब इसके अंदर एक बैटरी आप लगा सकते हैं, और वो बैटरी जो है इसके अंदर एक करंट फ्लो हो जाएगा, इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो होगा। अब वो करंट इधर फ्लो होगा कि इधर, ये अलग कहानी है, इसके लिए आपको लेंज लॉ सीखना होगा। मैग्नीट्यूड इसका ये होगा। अब इसमें अगर मान लीजिए आर इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, तो आप इसमें करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, वो हो जाएगा क्या, V/R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब E/R, दैट इज 4πr²/R। ये R भाई हमारा रेजिस्टेंस है और स्मॉल r रेडियस है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो इस तरीके से हम इसमें करंट भी निकाल सकते हैं, बट डायरेक्शन क्या होगी वो हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आपने देखा कि मैंने अभी B को चेंज किया तो हमें क्या मिला, एक इंड्यूस ईएमएफ मिला। अब कंप्लीट फैराडे लॉ तभी बनेगा जब हम इसका डायरेक्शन भी जान लें, दैट इज लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो लेंज लॉ को अगर हम जोड़कर फैराडे लिखते हैं, फैराडे लॉ विथ लेंज लॉ। फैराडे तो आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, d∅/dt, ये अभी आपने देखा। और यहाँ पे अगर आप माइनस लगा देंगे तो वो आपको बता देगा, अब ये विथ लेंज लॉ है। माइनस साइन जो है ये क्या है, नेगेटिव साइन टेल्स अस अबाउट लेंज लॉ। नेगेटिव साइन हमें लेंज लॉ के बारे में बताता है। लेंज लॉ का स्टेटमेंट ये है, according to Lenz law, the induced EMF in the loop is always in such a way so that it opposes the rate of change, which opposes the change of flux या rate of change of flux। इसको मतलब है, इसको समझिए। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास d∅/dt ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, अगर ये पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव। और अगर d∅/dt नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव। इसका और मतलब ध्यान से समझिए। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास
एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमारे पास एक लूप है, एक कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, और एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यही फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसको ध्यान से समझ लीजिए तो आपको लेंज और की वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, आप धीरे धीरे मैग्नेट को पास ला रहे हो। जब आप मैग्नेट को पास ले आओगे, जैसे जैसे इसको पास ले आओगे, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जो पास होके जाएंगी वो बढ़ती जाएंगी। पहले जब ये दूर था तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि ये मैग्नेट जो बताया था उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्लोज लूप बनाते हुए साउथ में जाएगी, ये ऐसे क्लोज लूप बना के, मैंने पूरा नहीं बनाया, ये क्लोज लूप बना के साउथ में इंटर करेगी। तो लूप से तो ये लाइंस ऐसे जा रही होंगी, जैसे जैसे आप पास ले आओगे तो कुछ लाइंस अभी यहाँ पे ऐसे बाहर जा रही हैं ऐसे। तो जब इसको और पास ले आओगे तो ये लाइन इसके अंदर से पास होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहले अगर हम ये देखें कि अगर मैग्नेट, ये हमारा जो मैग्नेट है, अप्रोचेज द कॉइल, अगर ये कॉइल को अप्रोच करता है तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स इन द कॉइल इंक्रीजेज, फ्लक्स इन द कॉइल इंक्रीजेज, कॉइल में फ्लक्स क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो बाय फैराडे लॉ क्या बताया गया था कि देयर इज ए चेंज ऑफ फ्लक्स, हर इंस्टेंट पे नए नए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इंटर कर रही हैं, बढ़ रही हैं, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है तो हमारे पास इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और उस इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, डी फाई बाई डी टी की। ये तो आपको पता है, बट इसके वजह से इसमें एक करंट आएगा, वो करंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, ये लेंज लॉ बताएगा। ध्यान से अब यहाँ समझिए, यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है डी फाई बाई डी टी कैसा है, वो इंक्रीजिंग इन नेचर है। जब ये इंक्रीजिंग इन नेचर है, इसका मतलब लेंज लॉ ने ये कहा था कि अगर हमारा रेट ऑफ चेंज हमारा इंक्रीज कर रहा होगा तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा जिससे इस रेट ऑफ चेंज के जो इंक्रीजिंग नेचर है उसको क्या करे, इंक्रीजिंग नेचर को इंक्रीज ना होने दे। तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर अब आप बोल सकते हैं कि इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक करंट यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ में की जो बैटरी लगेगी वो कुछ ऐसे लगेगी, ये इंड्यूस ईएमएफ होगा। इसकी वैल्यू, इस बैटरी का जो ईएमएफ है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी डी फाई बाई डी टी के। लेकिन हमने पोलैरिटी इसे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव दिया, मतलब मैंने एक आई इंड्यूस की डायरेक्शन ऐसे दी है, इसके वजह से यहाँ पे करंट आएगा आई इंड्यूस। मैंने ऐसे क्यों दिया, ऐसे क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसी को समझना है। अब आप देखो कि इसमें जब अपना एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें अपना मैग्नेटिक फील्ड एक आई इंड्यूस आएगा तो इसका अपना भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल, इसके मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने बी एक्सटर्नल बोला है, और ये है हमारा बी ड्यू टू आई इंड्यूस, इसके अपोजिट आएगा। देखिए अभी कॉइल में मैंने आपको डायरेक्शन बताया था कि फिंगर को स्ट्रेच करिए आई इंड्यूस की डायरेक्शन में, और ये थंब की डायरेक्शन आपको दे देगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस आई इंड्यूस का मैग्नेटिक फील्ड नया आया बी इंड्यूस, और ये बी इंड्यूस इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। इसका मतलब जो ये फ्लक्स बढ़ रहा था अब इसको ये बढ़ने नहीं देगा, ये जो फ्लक्स एक्सटर्नल बढ़ रहा था ये इसको फ्लक्स को बढ़ने नहीं दे रहा है, यही लेंज ने कहा था। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है कि वो हमेशा ही अपोज करता है। लेंज लॉ में ये बताया जाएगा कि जो फ्लक्स है उसको इंटरनल जो कॉइल का फ्लक्स है वो हमेशा अपोज करेगा, ऐसा नहीं है, चेंज को अपोज करता है। यहाँ पर चेंज बढ़ता हुआ है तो यहाँ पे फ्लक्स ऐसा इंड्यूस करंट आया जिससे कि इसके इंक्रीजिंग नेचर को ये क्या करे, सप्रेस करे। अगर आपने इसमें ऐसे कर दिया होता, अगर इसमें आपने बैटरी ऐसे लगा दी होती ऐसे, तो आई इंड्यूस ऐसा होता, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा होता और एक्सटर्नल भी ऐसा होता है। एक्सटर्नल पहले से बढ़ रहा है, इसको अपोज करना है, तो क्या ये इसको अपोज कर पाता, अपोज नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें
हमेशा लेंज लॉ ने ये बताया कि हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो हमेशा इंड्यूस ईएमएफ की जो बैटरी लगेगी और उससे जो करंट होगा वो इस तरीके से आपको लगाना होगा जिससे कि जो रेट ऑफ चेंज है वो हमारा क्या हो, सप्रेस हो। अगर रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है तो वो उसको इंक्रीज नहीं होने देना चाहेगा, अगर रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज नहीं होने देना चाहेगा। जैसे कि दूसरा केस अगर हम देखें हमारे पास अगर दूसरा केस है ये है कि इसी में अब हमने क्या बोला कि हमारा ये पोल, ये मैग्नेट दूर जा रहा है, अवे है, अवे फ्रॉम लूप, लूप के अवे जा रहा है। तो जब ये लूप के अवे जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कम होंगी। जैसे जैसे इसको आप दूर ले जाएंगे तो यहाँ से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स डी फाई बाई डी टी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग इन नेचर। तो जब ये डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो, ये तो हमें पता है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ की डी फाई बाई डी टी। लेकिन उस ईएमएफ की जो बैटरी लगेगी वो बैटरी की वजह से जो करंट आएगा आई इंड्यूस, अब यहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन देखिए, अगर यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है तो ये क्या चाहेगा कि इसमें एक ऐसा आई इंड्यूस हो जिससे इसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको सपोर्ट करे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, आई इंड्यूस ऐसा होना चाहिए, तभी तो ये आप आई इंड्यूस ऐसे करेंगे इस तरीके से। तो जब आप आई इंड्यूस ऐसा करेंगे तो थंब की डायरेक्शन आपकी नीचे जा रही है, मतलब इसके वजह से बी ड्यू टू आई इंड्यूस भी इधर ही आएगा और बी एक्सटर्नल भी हमारा इधर है, तो ये इसको सपोर्ट कर देगा, मतलब जो ये घट रहा था इसको घटने नहीं देगा, या घटने जो टेंडेंसी है उसको वो रोकेगा। इसका मतलब अगर इधर आई इंड्यूस है तो ये हमेशा करंट जो फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे ई इंड्यूस का जो डायरेक्शन होगा इस तरीके से आप बैटरी लगाएंगे, इसमें करंट ऐसा फ्लो होगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है, नहीं, उसके नेचर को, मतलब चेंज को अपोज करता है। मतलब अगर डिक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज देखिए नहीं होने देना चाह रहा है, उस आई इंड्यूस यहाँ पे बैटरी ऐसे लगेगी जिससे जो आई इंड्यूस आएगा उसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई इस तरीके से, वो इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, सपोर्ट, मतलब उसको डिक्रीज नहीं होने देना चाह रहा है। तो इस तरीके से हम जो है इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी लगाएंगे। ये एनटीएससी में कई स्टेट में पूछा भी गया है। तो आप अवे जाएगा तो यहाँ पर आपके पास इंड्यूस की बैटरी ऐसे लगेगी, और अगर पास आ रहा होगा तो उसका हमने डिस्कस किया। तो लेंज लॉ का ये सिग्निफिकेंस है। लेंज लॉ के से हम डायरेक्शन, उस जो बैटरी की वैल्यू, फैराडे ने क्या बताया कि हम डी फाई बाई डी टी से वो बैटरी कितने वोल्ट की बैटरी लगेगी उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब वो बैटरी में जो के वजह से जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसके लिए कैसा करंट फ्लो होगा उसको बताया लेंज ने। लेंज ने यही बताया, आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप बैटरी लगा रहे होंगे तो आपको ये देखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसा है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो बैटरी ऐसे लगेगी जिससे वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, उस बैटरी का जो आई इंड्यूस है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, जिस केस में आपने फर्स्ट केस में देखा। और यहाँ जैसे डी फाई बाई डी टी डिक्रीजिंग था तो उसकी वजह से भाई रेट ऑफ चेंज तो हो गया, डी फाई बाई डी टी तो आ गया। अगर एनी हाउ डी फाई बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अब इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो आई इंड्यूस आएगा वो क्लॉकवाइज होगा लूप में या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको बताने के लिए लेंज को देखेंगे। लेंज ने यही बताया कि अगर ये डिक्रीजिंग इन नेचर है तो आई इंड्यूस ऐसा बनाइए जिससे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आए वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे, सपोर्ट कर दे, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन कंप्लीट फैराडे लॉ के लिए, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टर्न पे इस पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे, लास्ट लेक्चर होगा वो।